जय श्री राम। जय शकुंतला। दुष्यंत के महातेजस्वी महापराक्रमी पुत्र भरत के भारतवर्ष की जय। जय हिंदू राष्ट्र। चोर कितनी ही सफाई से चोरी क्यों न करे, वो कोई ना कोई प्रमाण, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। अब ये पुलिस पर होता है, पुलिस पर निर्भर करता है कि वो चोर के प्रमाण पकड़े या ना पकड़े। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, जो कि क्रिश्चियन परिवार है, उनके पिता भी क्रिश्चियन थे। ये क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार का कोई प्रयास नहीं चूकते, हर प्रयास करते हैं। दे मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड टू एबॉलिश हिंदुइज्म। अभी इसके लड़के ने क्या कहा था कि सनातन जो है मलेरिया डेंगू है और इसका इलाज नहीं करना है, इसको समाप्त करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। अब देखो, यही अभियान कितनी चतुराई से इसका बाप यानी कि स्टालिन, जो कि मुख्यमंत्री है वहां का, चला रहा है। ये कह रहा है कि भाई मैं एजुकेशन में अब ये कर रहा हूं कि मैं उसको किसी को जाति, अपना नाम लिखना है, जाति नहीं रहे, जाति सूचक शब्दावली हटा देनी है, नाम ही नाम लिखा जाएगा और जो जाति लिखेगा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। और ऐसा ये इनका तर्क है इसके पीछे कि हम जाति प्रथा को समाप्त कर देना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं। लेकिन इसके मूल में इनका जो हिडन एजेंडा है, छिपा हुआ मकसद है, उद्देश्य, वो है हिंदू को समाप्त करना। क्योंकि आप जब जाति हटा देंगे तो क्रिश्चियनिटी को लाना बहुत आसान हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी को बहुत तेजी से लाना चाहता है। ये दरअसल बहुत तेजी से पूरे तमिलनाडु को क्रिश्चियन लैंड बना देना चाहता है, क्योंकि इसका असली ध्येय यह है कि ये नॉर्थ और साउथ को नॉर्थ से अलग करना चाहता है। और इसका जो है षड्यंत्रों का केंद्र जो है तमिलनाडु बना हुआ है। और ये जो षड्यंत्र है, इसके सरगना है ये परिवार, स्टालिन परिवार। इसका पिता करुणानिधि भी बहुत जहरीला था, वो भी सनातन विरोधी था, क्योंकि उसके जो भी गुरु हैं वो सब राम और कृष्ण को गाली देने वाले थे, सुबह से शाम तक गाली देने वाले थे। और खुद इनका चरित्र देखें तो ये चरित्रहीन लोग थे, पतित लोग थे। और पतित लोग जो है राम और कृष्ण पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनको जवाब देने वाला ही नहीं है भारतवर्ष में। बहरहाल एजुकेशन जो है 1976 तक स्टेट लिस्ट में था, यानी कि राज्य की सूची में था। 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य की सूची। इंदिरा गांधी ने, जिसने इमरजेंसी लगाई थी, इसने जो है 76 में स्टेट लिस्ट से निकाल करके एजुकेशन को समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट में डाल दिया। और कनकरेंट लिस्ट में डालकर ये होता है कि कनकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट को भी हस्तक्षेप का अधिकार होता है। अगर वो मर्दांगिनी है तो विरोध कर सकती है। और आप तो जानते हैं केंद्र सरकार की इस वक्त क्या स्थिति है। बहरहाल राज्य सरकार कोई कानून बना सकता है एजुकेशन में, चूंकि वो समवर्ती सूची में है, बना सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। और राज्य सरकार अगर कानून बनाता है तो राज्य सरकार के कानून को तरजीह दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसके ऊपर, राज्य सरकार के कानून के ऊपर। अगर वो न्यायालय में जाता है, उच्चतम न्यायालय में मामला जाता है, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाता है तो तरजीह दी जाएगी केंद्रीय कानून को, राज्य के सरकार के कानून को महत्व नहीं दिया जाएगा। अगर वो डिस्प्यूट होता है, 2 पार्टी बनती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। बहरहाल ये तो थी टेक्निकल पॉइंट। अब देखिए, जो इसका एजेंडा है वो ये है कि सनातन को, अब इसके लड़के ने यूं ही नहीं कह दिया था कि जो है सनातन को निर्मूल करना है, मतलब जड़ से समाप्त करना है, इसका इलाज नहीं करना है। ये डेंगू और मलेरिया है, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये कह रहे हैं कि जाति को समाप्त कर रहे हैं। तो भैया ऐसा है कि इसका मतलब तो आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, इसका मतलब तो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर प्रहार कर रहे हैं आप, है ना। और अभी आप क्या कह रहे थे, इंडी गठबंधन, संविधान खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो है अवहेलना की जा रही है, की जाने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, स्काई इज फॉलिंग, वो वातावरण इन्होंने तैयार किया था, आसमान टूट पड़ने वाला है। तो अगर ये जाति प्रथा को समाप्त करना ही चाहते हैं तो उसके लिए फिर कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ कैसे लेगा? क्या इनके पास इसका उत्तर है? क्या तमिलनाडु के पत्रकारों ने पूछा इस महाशय से कि भाई SC ST वाला फिर आरक्षण का लाभ कैसे लेगा? अगर जाति व्यवस्था, वो फॉर्म में जाति नहीं भरेगा तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो आप आरक्षण से वंचित कर रहे हैं, यानी कि आप तो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये है इनकी सोच, ये इनके प्रकार है। इनका मकसद निचोड़ ये है कि ये
जाति व्यवस्था वहाँ समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें लगता है कि स्कूल यानी एजुकेशन के माध्यम से ये आसानी से किया जा सकता है। ये इनके प्रकार जो है पूरे तमिलनाडु को जो है क्रिश्चियन लैंड बनाने की फिराक में है। ये है इसका असली ध्येय। अब देखिए आप, भारतवर्ष में बड़े बड़े पत्रकार हैं, है ना, सो कॉल्ड पत्रकार, बड़े बड़े वो हैं, मानवाधिकारवादी हैं, बड़े बड़े तरह तरह के पंडित हैं। अब क्या ये स्टालिन सरकार को घेरेंगे? क्या स्टालिन सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा? क्या स्टालिन सरकार को ये करने से रोका जाएगा? ठीक है, वैसे तो जाति प्रथा को खत्म कर ही देना चाहिए, पर लेकिन फिर तो आरक्षण कैसे लेंगे भाई? आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ठीक है, या तो स्पष्ट बोलिए कि हम जाति प्रथा और आरक्षण दोनों को खत्म कर रहे हैं, तब तो बात पूरी होगी ना, तब तो मैसेज जाएगा। अभी तो इसका तो केवल एक ही मैसेज है कि आप क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये जो है सनातन के विरोध का एक एजेंडा है थ्रू एजुकेशन, ठीक है। और ये सनातन के विरोध, सनातन को नष्ट करने का कोई मौका इंडी गठबंधन कोई मौका चूकना नहीं चाहता। एक और इंडी गठबंधन वाले जाति कहते हैं कि जाति जनगणना करो, तभी जो है लोगों के साथ इंसाफ होगा। जाति के आधार पर रिजर्वेशन दो, आरक्षण दो, तभी न्याय होगा, तभी जो है समाज के साथ न्याय किया जा सकेगा, तभी जो है असमानताओं को दूर किया जा, विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा। और एक और ये है कि जाति को खत्म कर रहे हैं हम, जाति का नाम नहीं लेगा, खबरदार। अरे भाई, जाति का नाम नहीं लेगा तो आरक्षण कैसे लेगा? वो आरक्षण कैसे देंगे आप? कैसे देंगे आप आरक्षण? वर्बल फॉर्म में तो नाम है, तो वैसे तो ठीक है। देखिए भगवान राम के समय में भी देखिए, वो रामचंद्र के आगे कुछ नहीं था, लक्ष्मण के आगे कुछ नहीं था, भरत के आगे कुछ नहीं था, शत्रुघ्न के आगे कुछ नहीं था, जाति थी ही नहीं, कर्म प्रधान थे हम। जब हमारे देश में ये दो शाखाएं उठी, ठीक है, बुद्ध और महावीर, ये जब उठे, इनका जो है अवतरण हुआ, तो इन्होंने जो है अहिंसा पे जोर दिया, एक तरफा अहिंसा, यानी कि इन्होंने हमारे बाजुओं को कमज़ोर कर दिया। आप अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन लोगों के उत्थान के बाद ही भारतवर्ष के बाजू कमज़ोर हुए थे। भारतवर्ष जो है रक्षात्मक होता चला गया, आक्रामक था पहले भारत, बाहर से आने वाले को तोड़ के रख देता था, और फिर वो रक्षात्मक हो गया कि दुश्मन अंदर आएगा, आक्रांता अंदर आएगा, फिर देख लेंगे। अरे भाई, आपके अंदर जब घुस ही जाएगा तो आप क्या देख लेंगे? फिर तो आधा तो वो जीत चुका है, अंदर घुस ही चुका है, आपने अंदर घुसने क्यों दिया उसको? तो बहरहाल ये स्थितियां हैं। और जब आक्रांता आए तो आक्रांताओं के आने के साथ तमाम विकृतियां आईं, और उन विकृतियों ने हमारी कर्म प्रधान व्यवस्था को ये इनके प्रकार जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। किया नहीं, हो गई, जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई, और जातियों का जो है प्रतिद्वंदिता बढ़ गई, जातियों में ऊपर नीचे की बातें होने लग गई, और फिर बाद में जो है छुआछूत की बातें भी उठने लग गई, ठीक है। पहले रहा होगा इक्का दुक्का छुआछूत का मामला, हल्का फुल्का रहा होगा वो, तो आप देखिए एक परिवार में अगर देखिए एक ही मोहल्ले में एक कोई कमज़ोर आदमी है तो कहते हैं यार देखो कितना कमज़ोर है, एक तगड़ा है तो कहता है कितना तगड़ा है। ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस चलते हैं, मतभेद चलते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने विकृत रूप कब लिया? जब हम आक्रांता यहाँ आए, आक्रांताओं के हम दास बनने लग गए, तब ये विकृतियाँ आई, जात प्रथा की विकृतियाँ आई। तो हमारे जो बड़े बड़े समाज शास्त्री हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनको इतिहास का सही अध्ययन करना चाहिए और सही बातें करनी चाहिए, मतिभ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने जो है भविष्य को चमकाने के लिए आप लोग झूठ बोलते हैं और वहमनस फैलाते हैं आप लोग। तो बहरहाल स्टालिन का स्वागत है अगर वो जाति व्यवस्था को खत्म कर रहा है, और जाति व्यवस्था को खत्म करने का मतलब है कि आरक्षण को खत्म करना, क्योंकि बिना जाति को आप जो है फॉर्म पर लिखे जो है आप जाति आरक्षण पा नहीं सकते। तो ठीक है भाई, आरक्षण खत्म करो, फिर तो बहुत अच्छा है, राम राज्य आ जाएगा। बहुत ज़्यादा गरीब है उसका खूब भला करो, जो गरीब है उसका भला करो, ठीक है, अपने आप ही उसमें जो है जाति का टैक्स समाप्त हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात यानी राम राज्य की बात तो आप कर ही नहीं सकते। आप तो वो हैं जो राम सेतु काल्पनिक था, राम काल्पनिक था, बाकी सब सही है, अच्छा है, लेकिन जो भारतवर्ष के बड़े बड़े
बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हुई हैं, सब काल्पनिक थी, है ना। भारत में सब कुछ काल्पनिक है, योग भी काल्पनिक है, भारत में चरक संहिता काल्पनिक है, भारत में जो है योग जो है 4 वेद वो भी काल्पनिक कह दो आप, ठीक है। भारत में जो है जो भी जो है हमारा शास्त्र है, जो अच्छे अच्छे शास्त्र हैं, ठीक है, उनको सबको आप काल्पनिक कह दीजिए, सब काल्पनिक है आपके लिए। आपके लिए सिर्फ जो है 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, 2 मजहब, एक वो मक्का मदीना वाला मजहब और एक आपका क्रिश्चियनिटी, है ना। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी क्रिश्चियनिटी के सरताज ईसा मसीह यहाँ 8 साल रहे थे भारत में, और जिसमें से 5 या 6 साल वो कश्मीर में रहे थे, और कश्मीर में वो पहाड़ आज भी है, आप देख सकते हैं जाकर के, वहाँ प्रतीक चिन्ह में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ वो कुछ साल उन्होंने बिताए थे। उन्होंने योग सीखा था भारत में आकर के। जब उनको लटकाया गया था सूली पर, तो उन्होंने योग शक्ति से अपने प्राणों को रोक लिया था, और जब उनको जमीन में पहुंचाया गया, जमीन के अंदर, उसके बाद उन्होंने अपनी योग शक्ति से प्राण वापस ले आए थे। ये है असलियत। और योग उन्होंने कहाँ से सीखा था? भारत से। यानी कि आप नहीं कहेंगे कि ईसा मसीह भारत का चेला था, कभी नहीं कहेंगे, वो कह ही नहीं सकते आप, वो कल्पना है। जो भारतवर्ष के पक्ष में जाए, जो भारतवर्ष के पक्ष को जो बात मजबूत करे, वो कल्पना, और जो आप चाहें वो सही। बहरहाल हमारे राज्यों की स्थिति यह है कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद। बंदरों के हाथ में जब आप अदरक थमा देंगे या बंदर के हाथ में अदरक आएगा तो वो ऐसा ही करेगा। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होता कि एजुकेशन सिस्टम यूनियन लिस्ट में ही रखा जाता, क्योंकि अभी भी हमारी राज्य सरकारों को, ठीक है, नहीं है तहजीब, नहीं है तमीज़, नहीं है। देखिए, आपने विकेंद्रीकरण के नाम पे ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा विकेंद्रीकरण का क्या फायदा जो भारत में अनावश्यक विविधताओं को जन्म दे रहा है, अनावश्यक विविधताओं और फिर उनसे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को जन्म दे रहा है। आपने ये नहीं सोचा, हमारे फोर फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, सोचना चाहिए था। अभी भी समय है कि एजुकेशन को जो है छोड़ दीजिए स्टेट लिस्ट, छोड़ दीजिए समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, उसको आप केंद्रीय सूची में ले आइए और पूरे भारत में एक एजुकेशन सिस्टम लागू कीजिए, ताकि इस तरह की एजुकेशन में जो बंदर बांट चल रही है, जो बंदरबाजी चल रही है ना, बंदर के हाथ में अदरक वाली कहावत, ये समाप्त हो और भारत का उद्धार हो। भारत को उद्धार करने के लिए आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। सही मायने में क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे, तभी जो है भारत का उद्धार संभव है। और एजुकेशन एक ऐसा फलक है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से भारत को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। जय श्री राम, धन्यवाद।